नमस्कार साथियों, शर्वा क्लासेज में मैं ओपी शर्वा भूगोल व्याख्याता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण अपनी सीरीज जो चल रही है, तो सभी साथी आपके अपने शर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और हो जाएं तैयार शानदार स्टडी करने के लिए। सभी साथी है वो तैयार हो जाएं। तो शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर। तो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत है उसकी चर्चा अपन ने शुरू कर रखी है मेरे दोस्तों। कक्षा 12 का चैप्टर 7 जो है 7वां अध्याय है, उसके अपन चर्चा करेंगे, जिसका भाग होगा प्रथम भाग फर्स्ट है ये परिवहन व संचार सुविधाएं। परिवहन व संचार सुविधाओं की विस्तार से अपन चर्चा करेंगे। तो सभी साथी जुड़ जाएं और अन्य साथियों को भी जोड़ दें, क्लास को शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक साथी है वो क्लास को ज्वाइन कर सकें और अपने चैनल का फायदा है अधिक से अधिक बच्चों तक वो पहुंच सके। शुरू करते हैं इन्हीं शब्दों के साथ में। शुभम श्रीवास्तव की कुछ पंक्तियां मेरे समक्ष है और वो इस प्रकार से कहते हैं कि रखना भरोसा वक्त पर, रखना भरोसा वक्त पर, ये दिन बदल जाएगा, अंधेरों का साया हटेगा, सवेरा फिर से मुस्कुराएगा। अंधेरे का साया हटेगा, सवेरा फिर से मुस्कुराएगा। मुश्किलें जितनी भारी हो एक दिन हल निकल ही आएगा। हौसला थामे रखना बस, हर तूफान थम जाएगा, हर तूफान थम जाएगा। इस प्रकार से यदि हौसला आपके अंदर है तो किसी भी प्रकार के तूफान का मुकाबला करने की काबिलियत आप में बन जाती है। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। मुख्य रूप से कौन सा परिवहन एवं संचार की सुविधाएं। ठीक है, तो परिवहन और संचार में अपन क्या क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्तों। तो मुख्य रूप से परिवहन और संचार के अंदर मुख्य रूप से अपन पढ़ने वाले क्या क्या है, तो देखिए हम यहाँ पे मुख्य रूप से परिवहन का अर्थ और उसकी विधाएं कौन कौन सी है उस पर चर्चा विस्तार से करेंगे। इसके साथ में सड़क, जल और वायु परिवहन तीन जो विधाएं हैं उनको विस्तार से अपन देखेंगे। विश्व के प्रमुख महामार्ग है उसकी अपन चर्चा करेंगे। विश्व के प्रमुख रेल मार्ग जो है उन रेल मार्गों की चर्चा करेंगे। विश्व के प्रमुख जलमार्ग कौन कौन से हैं उनकी चर्चा करेंगे, जिसमें स्वेज नहर और पन्नामा नहर विशेष जलमार्गों की श्रेणी में वर्तमान में इनका महत्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो इनकी भी चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ में संचार, उपग्रह प्रणाली और साइबर स्पेस इंटरनेट का क्या महत्व है वर्तमान समय में, तो इस बिंदु पर भी विस्तार से अपन चर्चा करने वाले हैं। तो सभी साथी जुड़ जाएं और अन्य साथियों को भी जोड़ दें। अगला बिंदु, पहला बिंदु है परिवहन होता क्या है। तो परिवहन को किस प्रकार से अपन डिफाइन कर सकते हैं, तो परिवहन को डिफाइन के लिए अपन देखें कि परिवहन होता क्या है। तो मुख्य रूप से परिवहन किसे कहते हैं, तो परिवहन एक ऐसी विधा है, परिवहन क्या है, एक ऐसी विधा है साथियों जो वस्तुओं व मानव को भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए उपयोगी है ना। भौतिक रूप से फिजिकली मनुष्य को एक स्थान से दूसरे स्थान पर और मनुष्य और वस्तुओं को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने की एक महत्वपूर्ण विधा है। यूं कहें कि ये संचार के साधन के रूप में भी काम आती है, क्योंकि ये अपने विचारों को, अपने संदेशों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए काफी उपयोगी है। परिवहन समाज की आधारभूत आवश्यकताओं, समाज की आधारभूत आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए रचा गया एक जटिल संगठित सेवा क्षेत्र है। तो परिवहन क्या है, एक संगठित सेवा क्षेत्र है। क्यों, क्योंकि मुख्य रूप से यह लोगों की आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करता है। यदि परिवहन तंत्र का सुव्यवस्थित विकास नहीं हो तो अपन देख सकते हैं कि मनुष्य जो है वो अपनी आवश्यकता की आपूर्ति कर नहीं सकता। कि विश्व के कोने कोने से आज विभिन्न देशों के कोने कोने में सामान पहुंच रहा है, वो किसके माध्यम से, परिवहन की सुविकसित परिवहन व्यवस्था के ही माध्यम से पहुंच रहा है, अन्यथा यह संभव नहीं हो सकता था। अगला बिंदु, अगला बिंदु है परिवहन। परिवहन में मुख्य रूप से परिवहन मार्गों और लोगों वस्तुओं का वहन हेतु गाड़ियों का उपयोग होता है। मार्गों के रखरखाव और लदान उतराव के लिए मुख्य रूप से लोगों का उपयोग होता है। वितरण से निपटान के लिए संस्थाओं का समावेश किया जाता है, यानी अन्य में संस्थाएं होती है। जैसे हम रेल परिवहन की बात करते हैं तो रेल परिवहन की अपनी
रेलवे की अपनी संस्था होती है। यदि अपन सड़क परिवहन की बात करते हैं तो इसके अंदर सड़क परिवहन की अपनी संस्था होती है। यदि अपन वायु परिवहन की बात करते हैं तो वायु परिवहन की अपनी संस्था होती है, क्योंकि संस्थागत नियोजन के माध्यम से ये संभव हो पाता है कि इतने बड़े सिस्टम को अपन चला पाते हैं। तो मुख्य रूप से संस्थाओं का समावेश इसमें होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के अलग अलग लेवल का मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो सिस्टम को चलाता है, सुचारू बनाए रखता है। दक्ष संचार व्यवस्था, आज के युग में दक्ष संचार व्यवस्था का बड़ा महत्व है। तो दक्ष संचार व्यवस्था से युक्त आश्वासित और तीव्रगामी परिवहन परिकीर्ण लोगों के बीच सहयोग और एकता को प्रोन्नत करता है। आज यदि अपन देखते हैं कि दक्ष संचार व्यवस्था के साथ साथ में मुख्य रूप से तीव्रगामी जो परिवहन व्यवस्था है लोगों के बीच में सहयोग की भावना को जगाता है, लोगों को आपसी एकता का सूत्र बांधने का प्रयास करता है, देश के विभिन्न कोने कोने से लोगों को आपस में जोड़ने का काम करता है। ये बिल्कुल सही बात है। अगला है परिवहन जाल किसे कहते हैं। अगला बिंदु है परिवहन जाल क्या है। तो परिवहन जाल की अपन बात करते हैं तो परिवहन जाल अनेक केंद्र और जिन्हें परस्पर मार्गों की श्रेणियों द्वारा जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से निर्मित जो प्रारूप है उसको परिवहन जाल कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? परिवहन जाल के नाम से पुकारते हैं, जो सुव्यवस्थित श्रेणियों में यानी सभी मार्गों की श्रेणियों को, सभी विभिन्न केंद्रों को मार्गों की श्रेणियों द्वारा सुव्यवस्थित तरीके से जोड़ दिया जाता है ना। तो इस प्रकार का बना जो प्रारूप है उसको क्या कहते हैं? परिवहन जाल कहा जाता है। अगला बिंदु आता है इसके अंदर परिवहन की विधाएं कौन कौन सी है। परिवहन की विधा की जब बात आती है तो परिवहन की मुख्य रूप से 3 विधा आती थी, लेकिन वर्तमान में पाइपलाइन एक नई विधा है। एक प्रकार से कहें तो परिवहन के अंदर स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन की चर्चा अपन शुरू से करते आ रहे, लेकिन पाइपलाइन परिवहन का महत्व आज दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, जिसमें कि अपन तरल पदार्थों को व गैसीय पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने के लिए इसका बड़ा महत्व है। तो अपन आसानी से हम इनका उपयोग कर रहे हैं कि तरल पदार्थ और गैसीय पदार्थों को प्रवाहित करने के लिए मुख्य रूप से पाइपलाइन का महत्व भी काफी बढ़ चुका है। परिवहन की विधा का महत्व उस पर प्रवाहित किए जाने वाले वस्तुओं और सेवाओं पर निर्भर करता है कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो कितना महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय भार वहन में जलयान का बड़ा योगदान है। क्यों? क्योंकि जितना भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है साथियों, उसका यदि बाहर की बात करें तो बाहर का 95% व्यापार, कितना? बाहर का 95% व्यापार जो समुद्री रास्ते से होता है। और यदि अपन मूल्य की बात करते हैं तो मूल्य का लगभग 70% जो है वो व्यापार किससे होता है? समुद्री रास्ते से होता है। तो समुद्री रास्ते का यानी जलयानों का बड़ा महत्व है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंदर। अगला बिंदु देखिए, अगला है वायु परिवहन का महत्व किस रूप में है। तो वायु परिवहन की यदि अपन बात करते हैं तो वायु परिवहन का महत्व जो मुख्य रूप से क्या है? उच्च मूल्यवान, शीघ्र नाशवान, जो जल्दी नष्ट होता है वो सामान जैसे दूध है ना। इसके अलावा वो चीजें जो जल्दी, जैसे कुछ दवाइयाँ, कुछ मेडिसिन होती है जिनको शीघ्र पहुंचाना आवश्यक होता है, फल सब्जियां हैं, एवं हल्की वस्तुओं के परिवहन के लिए मुख्य रूप से वायु परिवहन जो होता है अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन ये थोड़ा महंगा काफी होता है, महत्वपूर्ण है लेकिन ये काफी महंगा है। तो सबके लिए अनुकूल नहीं कह सकते इसको, लेकिन जरूरी है कि विश्व के कोने कोने तक यदि अपन लंबी दूरी के लिए सामान को भेजना है ना, और शीघ्र नाशवान और उच्च मूल्यवान वस्तुओं को भेजना है, सामरिक दृष्टि की वस्तुओं को भेजना है, तो मुख्य रूप से वायु परिवहन का महत्व बढ़ जाता है। यह तीव्र और लंबी दूरी के लिए सबसे उपयोगी माध्यम माना जाता है। कौन सा? वायु परिवहन। उसके बाद में अगला बिंदु आता है सड़क परिवहन। अगला बिंदु है सड़क परिवहन। अधिकांश वस्तुओं व सेवाओं का परिवहन किससे होता है? सड़क मार्ग से होता है। इसलिए यह मार्ग जो है काफी सस्ता है, क्योंकि छोटी दूरी के लिए, किसके लिए? छोटी दूरी के लिए काफी सस्ता है और हर एक व्यक्ति के लिए पहुंच में है, इसलिए काफी सस्ता है और सभी लोगों की पहुंच में होता है। आसानी से डोर टू डोर सामान इसके माध्यम से पहुंचाया जा सकता है, इसलिए सड़क परिवहन जो है सबसे महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है। आरंभिक समय में मनुष्य स्वयं बोझा अपने पीठ पे, अपने कंधों पे ढोता था। बाद में पशुओं के द्वारा उस सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब उसने पशुओं को पालतू बना लिया, उसके बाद से पशुओं पर ढोने लगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाया जाने लगा। वो लेकिन आज की बात करते हैं तो आज अपन देखते हैं आधुनिक प्रकार की परिवहन व्यवस्था जो है वो विकसित हो चुकी है। आज आधुनिक परिवहन तंत्र है उसका विकास
हो चुका है। अगला बिंदु, विश्व का प्रथम रेल मार्ग कहाँ स्थापित किया गया था? तो विश्व का प्रथम रेल मार्ग, ये प्रश्न आता है कई बार, काफी इंपॉर्टेंट ही है कि विश्व की प्रथम रेल मार्ग की स्थापना कहाँ की गई। प्रथम रेल मार्ग पूछा है विश्व का, तो मुख्य रूप से विश्व का प्रथम रेल मार्ग का विकास कहाँ किया गया था, कब किया गया? 1825 ईस्वी के अंदर। मुख्य रूप से उत्तरी इंग्लैंड के अंदर स्टोकटन व डर्लिंगटन के बीच में, दो स्थान स्टोकटन और डर्लिंगटन के बीच में प्रथम रेल मार्ग की स्थापना की गई थी। अंतर्दहन इंजन के आविष्कार होने के बाद, जब से इंजन आए हैं जिसके अंदर ईंधन दहन होता है, फिर वो ऊर्जा देता है और किसी भी प्रकार के माध्यम को आगे की ओर खींचने में मदद करता है, तो अंतर्दहन इंजन के आविष्कार के बाद सड़क की गुणवत्ता और वाहनों ने सड़क परिवहन में क्रांति ला दी है। सड़क का महत्व बढ़ गया इंजन के आने के बाद में। क्यों? क्योंकि अब सड़कों के ऊपर आसानी से इन इंजनों द्वारा बनी गाड़ियां जो है, जो परिवहन के माध्यम है, जो गाड़ियां हैं, उनके द्वारा सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंचाया जा सकता है। ये काफी ज्यादा तेज हो चुका है कार्य और काफी इजी भी हो चुका है। अगला बिंदु देखिए, विश्व में प्रमुख बोझा ढोने वाले पशु कहाँ में लिए जाते थे? तो कौन कौन से पशु कहाँ कहाँ उपयोग होते थे? विश्व में प्रमुख बोझा ढोने वाले पशु, ये भी प्रश्न कई बार पूछ लेते हैं कि कौन से पशु का उपयोग कहाँ होता है। बोर्ड जो है कक्षा 12 के विद्यार्थियों से इसी तरह के प्रश्न पूछ लेता है कि बताइए कि रेंडियर जो है वो किस क्षेत्र में मुख्य रूप से बोझा ढोने के लिए काम में आता है, आता था और आज भी आता है। प्राचीन समय और आज भी विश्व के विभिन्न दुर्गम भागों में जहां संचार और परिवहन की सुविधा नहीं है, उन भागों में, जो पहाड़ी इलाके हैं, बर्फीले इलाके हैं, है ना, घने जंगली क्षेत्र है, उन भागों में पशुओं का उपयोग बोझा ढोने के लिए किया जाता था और आज भी किया जाता है। जैसे पश्चिमी क्षेत्रों में, पश्चिमी देशों में मुख्य रूप से है वो घोड़ों का प्रयोग अधिक होता था, घोड़ों का प्रयोग है वो अधिक होता था। इसके अलावा अपन उत्तरी भाग में चलते हैं, ध्रुवीय प्रदेश के अंदर, तो कुत्ते और रेंडियर का प्रयोग उत्तरी अमेरिका का उत्तरी क्षेत्र और उत्तरी यूरोप और साइबेरिया का जो हिमाच्छादित भाग है उसमें मुख्य रूप से किया जाता है। विशेषकर यहाँ एक जनजाति रहती है, एस्किमो जनजाति, जो रेंडियर को एक पालतू के रूप में रखती है, उसको बोझा ढोने के काम में लेती है, ये एस्किमो जनजाति। और एक गाड़ी भी बना के रखते हैं ये लोग, जिसको स्लेज कहता है, जो बर्फ पर चलने वाली गाड़ी होती है, जिसको बर्फ पर चलने वाली गाड़ी के नाम से पुकार, जिसको ये रेंडियर जो है वो खींचता है और उस गाड़ी को स्लेज कहते हैं। तो मुख्य रूप से ये उत्तरी साइबेरिया में रहने वाली जो एस्किमो जनजाति है वो मुख्य रूप से आज भी रेंडियर और कुत्तों का उपयोग करते हैं। अगला बिंदु, पर्वतों में खच्चर, क्योंकि ये एक घोड़े और गधे की संकर किस्म होती है और ये ताकतवर होती है, इसके घुटनों में काफी ज्यादा दम होता है, वो पहाड़ पर बोझा लेके आसानी से चढ़ सकता है। और मरुस्थल जो होते हैं, इन मरुस्थल के अंदर मुख्य रूप से ऊंटों का उपयोग होता है, क्योंकि ऊंट जो होता है वो लंबे समय तक बिना पानी पिए रह सकता है और इसके साथ साथ में इसके पैर गद्दीदार होते हैं। तो मरुस्थलीय भाग में ये काफी लंबी दूरी तक है परिवहन के लिए माध्यम के रूप में उपयोग किया जाता है। मुख्य रूप से अपनी पश्चिमी सीमा है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, उसके ऊपर हमारी जो सेना है, उस सेना के पास भी आजकल भी और प्रारंभिक समय से भी ऊंटों का उपयोग है, ताकि वो सीमा की चौकसी के लिए इन ऊंटों का उपयोग आज भी करते हैं। अगला बिंदु देखिए, सड़क परिवहन का महत्व है। सड़क, तो सड़क की बात करेंगे तो छोटी दूरियों के लिए सड़क परिवहन सबसे सस्ता माध्यम है, क्योंकि अपन इससे से मैंने कहा था कि डोर से डोर तक, है ना, डोर टू डोर सामान को पहुंचाया जा सकता है। और एक साइकिल से लेकर के बड़े से बड़े ट्रक जो होता है ना, उस गाड़ी के माध्यम से सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम में लिया जाता है। सड़क से घर तक सामान पहुंचाया जा सकता है। विकसित और विकासशील देशों में सड़कों की गुणवत्ता में भिन्नता पाई जाती है। कैसे? जब विकसित देश है, इनकी अर्थव्यवस्था बड़ी होती है और बड़ी अर्थव्यवस्था होने के कारण ये देश जो होते हैं अपने देशों के अंदर मुख्य रूप से अपने देश के लोगों के लिए एक सुविकसित सड़क तंत्र है उसका विकास कर लेते हैं, जिसमें महामार्गों की स्थापना, बड़े हाईवेज जो है जिसमें 4 लेन है, 6 लेन, 8 लेन हाईवेज है, उनका निर्माण कर लेते हैं। लेकिन अल्प विकसित और विकासशील देशों में जो है वो सड़कों की गुणवत्ता में कमी पाई जाती है। ठीक है, लेकिन विकसित देशों में अच्छी क्वालिटी की सड़कें देखने को मिल जाती है।
उसके बाद में विश्व में मोटर वाहन चलाने योग्य सड़कों की लंबाई कितनी है। तो संपूर्ण विश्व में यह प्रश्न पूछा भी गया है बोर्ड परीक्षा के अंदर, है ना, तो आप याद करेंगे इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो विश्व में मोटर वाहन चलाने योग्य सड़कों की कुल लंबाई जो कितनी है 150 लाख किलोमीटर। संपूर्ण विश्व में मोटर वाहन चलाने योग्य सड़कों की लंबाई 150 लाख किलोमीटर है, जिसका 33% भाग अमेरिका महाद्वीप में है, उत्तरी अमेरिका में, वो भी उत्तरी अमेरिका के अंदर। किसका 150 लाख किलोमीटर का 33 भाग जो मुख्य रूप से है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। हम कह सकते हैं विकसित अर्थव्यवस्था होने के कारण और बड़ा प्रदेश होने के कारण इसने अपने क्षेत्र में सड़कों का जाल बहुत अच्छा बिछाया है। सर्वाधिक सड़कों का घनत्व, विश्व में सर्वाधिक घनत्व जो है और वाहनों की संख्या मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका में ही पाई जाती है, ठीक है ना। तो उत्तरी अमेरिका है उसमें काफी सघन जाल देखने को मिलता है और वाहनों की संख्या भी अधिक मिलती है। इसका कारण हो सकता है कि देश की बड़ी अर्थव्यवस्था, लोगों की अधिक क्रय शक्ति, अधिकतर लोगों का तृतीय क्रियाकलाप में संलग्न होना, यह भी एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। अगला बिंदु देखिए, अगला बिंदु क्या है, अगला बिंदु है मेरे साथियों यातायात प्रवाह किसे कहते हैं। अगला प्रश्न क्या बनता है, यातायात प्रवाह क्या है। तो सड़कों व पर वाहनों का निश्चित गमनागमन यातायात प्रवाह कहलाता है। यानी सड़कों कह दो या परिवहन मार्गों पर कह दो, यानी यहां यदि इसकी जगह अपन ये लिख दें कि परिवहन मार्गों पर, परिवहन मार्गों पर, परिवहन मार्गों पर निश्चित गमनागमन जो यातायात के साधनों का होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, इससे एक निश्चित संरचना बन जाती है, सड़कों, रेलवे लाइनों, है ना। तो परिवहन मार्गों व पर मुख्य रूप से एक निश्चित प्रारूप बन जाता है, सड़कों के जाल के रूप में कह सकते हैं, रेलवे लाइनों के जाल के रूप में कह सकते हैं। तो इस प्रकार का जो प्रवाह बनता है उसको यातायात प्रवाह कहा जाता है, जो यातायात के लिए काम में लिया जाता है। यातायात के अंदर दो शब्द यहाँ आते हैं, तो उच्चतम बिंदु, तो वह समय होता है जब सड़क पर वाहनों की सबसे अधिक भीड़ पाई जाती है। यानी इस समय सड़कों पर जो भीड़ है काफी ज्यादा अधिक होती है वाहनों की, ठीक है ना, इसलिए इसको उच्चतम बिंदु कहते हैं। और ये समय होता है कार्यालयों की छुट्टी, कार्यालयों की, यह समय कौन सा होता है, कार्यालयों का प्रारंभ जब हो, यानी ऑफिस जब खुले, ड्यूटियां स्टार्ट हो, वह कार्यालयों की छुट्टी जब होती है उस समय। तो ये दो समय ऐसे हैं जिस समय सड़कों पर अधिक भीड़ देखने को मिलती है, चाहे कार्यालयों की बात कर लो बड़े नगरों के अंदर, या विद्यालयों की बात कर लो जब छुट्टी का समय होता है या फिर ज्वाइनिंग का समय होता है, प्रारंभिक सुबह मॉर्निंग में कार्यालय जाने का समय होता है, उस समय उच्चतम बिंदु देखने को मिलता है। एक शब्द आता है यातायात गर्त किसे कहते हैं। तो गर्त वो समय होता है जब सड़क के ऊपर वाहनों और की भीड़ जो होती है वो निम्नतम होती है, सबसे कम संख्या होती है। तो ये स्थिति कब बनती है, यह स्थिति को यातायात गर्त कहते हैं। और ये स्थिति कब बनती है, दोपहर के समय, क्योंकि दोपहर के समय जो है यातायात प्रवाह रुक जाता है और लोग अपने विभिन्न कामों में और रेस्ट के मूड में होते हैं। इस कारण से मुख्य रूप से इस समय सड़क के ऊपर जो है भीड़ भाड़ कम देखने को मिलती है, तो इसको यातायात गर्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यातायात गर्त। उसके बाद में आता है प्रमुख, विश्व के प्रमुख महामार्ग। महामार्ग होता क्या है, यह मुख्य रूप से वो हाईवेज है जिनकी चौड़ाई 80 मीटर या उसके आसपास में होती है, जो विभिन्न केंद्रों को तीव्रगामी साधनों से जोड़ने के लिए स्थापित किए जाते हैं। और विकसित देशों में मुख्य रूप से महामार्गों की लंबाई है वो ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि उनके पास में अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा है परिवहन तंत्र के विकास में खर्च किया होता है, इस कारण से। तो हाईवेज महामार्ग, महामार्ग दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें होती है जिसका अबाधित यातायात, अबाधित बेरोकटोक यातायात के लिए उपयोग किया जाता है। यातायात की सुविधा के लिए इनमें अलग अलग लेन होती है, जैसे कि 4 लेन हो सकती है, 6 लेन हो सकती है, 8 लेन हो सकती है ना, इनकी अलग अलग लेन होती है। नदियों को पार करने के लिए पुलों का उपयोग है। फ्लाईओवर जहां पे क्रॉसिंग होती है, सड़कें या रेलवे लाइन गुजर रही होती है तो वहां पे फ्लाईओवर। इसके अलावा दोहरे वाहन मार्ग से युक्त ये सड़कें होती है और इनकी चौड़ाई लगभग 80 मीटर के आसपास होती है, इनको महामार्ग कहा जाता है। तो महामार्ग की डिफाइन पूछ ले कि महामार्ग किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए, तो इजीली आप इसको परिभाषित है वो कर सकते हैं, कोई ज्यादा हार्ड बिंदु नहीं लग रहा है मेरे को। अब विश्व के प्रमुख महामार्ग,
विश्व के प्रमुख महामार्ग, उसके पूर्व है महामार्गों का घनत्व है। जब महामार्गों के घनत्व की बात आती है कि सर्वाधिक घनत्व कहाँ पे है, तो विश्व में सर्वाधिक महामार्ग जो पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। यहाँ लगभग विश्व का जो कुल या अमेरिका का जो कुल क्षेत्रफल है उसमें प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से यदि अपन देखते हैं तो 0.65 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व है किसका, महामार्गों का मिलता है, जो कि विश्व में काफी ज्यादा है। यानी अपन कह सकते हैं यूरोप काफी सघन बसा हुआ है, फिर भी महामार्गों के घनत्व के मामले में अमेरिका काफी आगे है, क्योंकि इनके पास में काफी ज्यादा सघन घनत्व देखने को मिलता है। विश्व के प्रमुख महामार्ग कौन कौन से हैं, तो पहला महामार्ग है ट्रांस कनाडियन महामार्ग। ट्रांस कनाडियन महामार्ग कनाडा के अंदर, उत्तरी अमेरिका के अंदर कनाडा के अंदर मुख्य रूप से महामार्ग है, जो क्या करता है, यह पश्चिम तट पर स्थित है, पश्चिम तट प्रशांत महासागर की ओर पश्चिम तट पर स्थित ब्रिटिश कोलंबिया के वैंकूवर को पूर्वी तट पर स्थित न्यू फाउंडलैंड के सेंट जोन है ना, सेंट जोन से जोड़ता है। तो यहाँ सेंट जोन पढ़ना है भाई इसको, ठीक है। तो यह कौन सा है, ट्रांस कनाडियन महामार्ग। इसकी अवस्थिति यदि अपन मानचित्र में देखते हैं तो देख लीजिए, यह मानचित्र मुख्य रूप से ये जो महामार्ग कहाँ आपको दिखाई देता है। तो इस महामार्ग की चर्चा अपन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मुख्य रूप से ये ब्रिटिश कोलंबिया, और यहाँ प्रमुख नगर आपको नगर जो बंदरगाह नगर उसका नाम है वैंकूवर। कौन सा, वैंकूवर। और ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के सारे इसकी सीमा के सारे महान झील से होता हुआ मुख्य रूप से यह न्यू फाउंडलैंड है। तो यहाँ पे सेंट जोन, इसके सारे ये सड़क मार्ग मुख्य रूप से पाया जाता है, जो कनाडा के पश्चिमी और पूर्वी छोर को जोड़ता है। काफी लंबा सड़क मार्ग मुख्य रूप से है। यहाँ इसको दुर्गम पहाड़ियों का सामना करना पड़ता है, यानी यहाँ पे जो रॉकी पर्वत श्रेणी है उस रॉकी पर्वत श्रेणी को मुख्य रूप से ये पार भी करता है, ठीक है ना। तो ये वैंकूवर और सेंट जोन को जोड़ता है। उसके बाद में अगला महामार्ग जो आता है वो अलास्का महामार्ग। ट्रांस कनाडियन के बाद में अलास्का महामार्ग, तो ये अपना अलास्का है ना। तो अलास्का जो महामार्ग है देख ही लेते हैं उसमें। अब देखो अगला महामार्ग आता है, उसका नाम है अलास्का महामार्ग। तो अलास्का महामार्ग मुख्य रूप से किन भागों को जोड़ता है, देखिए अलास्का राजमार्ग है या महामार्ग है। यह महामार्ग कनाडा में एडमंटन को अलास्का के एंकारेज से जोड़ता है ना। कनाडा में एडमंटन को अलास्का के एंकारेज से मुख्य रूप से जोड़ता है। अगला बिंदु देखिए, अगले महामार्ग की अपन चर्चा करते हैं। तो अलास्का राजमार्ग या महामार्ग, अलास्का महामार्ग, यह महामार्ग कनाडा में एडमंटन को अलास्का के एंकारेज से जोड़ता है। और एक पान अमेरिका महामार्ग जो है कि निर्माणाधीन है मुख्य रूप से, यह भी निर्माणाधीन है। इससे क्या होगा, पान अमेरिकन महामार्ग बनने के बाद में दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और कनाडा आपस में जुड़ जाएंगे, यानी दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो है वो आपस में जुड़ जाएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण महामार्ग होगा, जिससे दक्षिणी अमेरिका जो वहाँ से कच्चे माल की आपूर्ति संयुक्त राज्य अमेरिका करेगा, वो विनिर्मित माल है जो दक्षिणी अमेरिका पहुँचाने के लिए इसका उपयोग करेगा। तो देखते हैं इनकी अवस्थिति मुख्य रूप से कहाँ पर है। तो मानचित्र अभी अपन देख ही रहे थे, ये देखो यहां अपन देखते हैं, ये मानचित्र के अंदर अपन देखते हैं मुख्य रूप से पान अमेरिकन महामार्ग। एक तो अलास्का से एंकारेज की चर्चा अपन ने की थी, तो अलास्का से एंकारेज वाला जो अक्षर कौन सा है, तो मुख्य रूप से यहां बिंदु ये अलास्का, ठीक है, और कनाडा का एडमंटन। यहां पे एडमंटन कनाडा का प्रमुख नगर है। यहां से एक महामार्ग जो है यहां मुख्य रूप से यह अलास्का का एंकारेज, यह मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है यहां से यहां तक, ठीक है। तो काफी महत्वपूर्ण महामार्ग ये देखने को मिलता है। पार अमेरिकन यदि बात करते हैं तो ये कनाडा से लेकर के मुख्य रूप से मेक्सिको और मेक्सिको खाड़ी से होते हुए कैरेबियन सागर से होते हुए मुख्य रूप से ये दक्षिणी अमेरिका को जाएगा, और ये इसको बोलते हैं पान अमेरिकन। और ये पान अमेरिकन बनने के बाद में मुख्य रूप से क्या होगा, उत्तर अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जो देश है महाद्वीप है, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और व्यापारिक गतिविधियां हैं काफी अच्छी बढ़ जाएगी, ठीक है। अगला बिंदु, अगला महामार्ग कौन सा, देखिए
अगला आता है यूरोप के प्रमुख महामार्ग। जब यूरोप के महामार्गों की अपन चर्चा करते हैं दोस्तों, तो यूरोप में वाहनों की विशाल संख्या है और महामार्गों का सुविकसित जाल पाया जाता है, क्योंकि यूरोप के देश शुरू से ही विकसित रहे हैं, है ना, काफी एडवांस रहा है यूरोप तो, क्योंकि जब उपनिवेशीकरण हुआ तब मुख्य रूप से तो उपनिवेशों की स्थापना करने में भी प्रारंभिक किसका था, यूरोपीय देशों का ही था। रूस में यूराल पर्वत के पश्चिम में स्थित औद्योगिक प्रदेश में महामार्गों का अत्यधिक सघन जाल पाया जाता है। यदि रूस की बात करते हैं तो रूस जो है मुख्य रूप से आधा यूरोप में है, आधा एशिया में है, ठीक है। तो इसका जो सघन बसावट वाला जो क्षेत्र है रूस का मुख्य रूप से किस में है, यूरोप महाद्वीप में आता है। मास्को व्लादिवोस्टोक मार्ग पूर्व में स्थित प्रदेश की सेवा करता है। मास्को रूस की प्रमुख राजधानी है। इस मानचित्र को भी यदि अपन देख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा मुख्य रूप से मास्को व्लादिवोस्टोक। अब देखो यह मुख्य रूप से यहाँ इसकी राजधानी, रूस की राजधानी जो मास्को है वो यहाँ मिलेगी आपको, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ आपको एक पर्वत श्रेणी मिलती है जिसका नाम है यूराल पर्वत श्रेणी। कौन सी? यूराल पर्वत श्रेणी, ये वाली। और ये क्या करती है, रूस को दो भागों में बांटती है। ये एशिया के अंदर आ जाता है रूस, और ये यूरोप में आ जाता है। दो भागों में इसको बांटती है यूराल पर्वत श्रेणी। लेकिन यहाँ पे यहाँ की इसकी राजधानी जो रूस की है उसका नाम है मास्को, और ये मुख्य रूप से काफी सघन है। यूरोपीय जो रूस है काफी सघन जनसंख्या वाला प्रदेश है और काफी सघन आबाद भी है। तो मास्को से व्लादिवोस्टोक बंदरगाह है जापान का, यहाँ यह जो भाग है यहाँ पे व्लादिवोस्टोक बंदरगाह जापान के पास में। तो ये मुख्य रूप से व्लादिवोस्टोक और रूस, ये काफी लंबा महामार्ग है जो कि रूस के पश्चिमी और पूर्वी छोर को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो मानचित्र में यदि पूछ ले तो आप इसको दर्शा सकते हैं आसानी से। इसके अलावा अपन अन्य प्रदेश की बात करते हैं, जैसे चीन में भी बहुत सारे महामार्ग आपको मिलेंगे। और यहाँ एक शब्द आता है कि चीन के अंदर महामार्ग जो क्या करते हैं, क्रिस क्रॉस करते हैं, यानी ये एक दूसरे को आपस में काटते हैं। और चीन मुख्य रूप से जो है सुविकसित परिवहन तंत्र के द्वारा है, काफी सघन जो है बसा हुआ है, विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भी है और काफी सक्षम परिवहन तंत्र यहाँ देखने को मिलता है। अगला बिंदु, उसके बाद में आता है चीन के महामार्ग। तो जिसकी अपन चर्चा की, चीन के अंदर महामार्ग जो है वो क्या करते हैं, क्रिस क्रॉस करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं। मुख्य रूप से चीन में सांसो वियतनाम की सीमा पर है, और शंघाई मध्य चीन के अंदर है, ग्वांगजाओ दक्षिणी चीन के अंदर मुख्य रूप से है, बीजिंग उत्तर चीन के अंदर प्रमुख शहर है जो आपस में क्रिस क्रॉस करते हैं, आपस में महामार्गों से जुड़े हुए हैं। एक नवीन महामार्ग चीन ने निर्माण किया है मुख्य रूप से तिब्बत जो क्षेत्र है उसके अंदर, तिब्बत के चेगडू को लहासा से जोड़ने के लिए एक नवीन महामार्ग का निर्माण भी कर लिया है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसके लिए सामरिक दृष्टि से इसको बड़ा महत्व मानता है, क्योंकि तिब्बत एक स्वायत्तशासी प्रांत है, स्वायत्त प्रांत है, लेकिन मुख्य रूप से पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। और ये चीन के अधिकार क्षेत्र में मुख्य रूप से ये माना जाता है, इसकी व्यवस्था आज भी चीन के अधिकार क्षेत्र में है। दलाई लामा खूब प्रयास कर रहा है कि चीन को तिब्बत को स्वतंत्र करा दिया जाए, लेकिन फिलहाल वो सक्षम नहीं हो पाए हैं। फिर भारत की चर्चा करते हैं। भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज, भारत के अंदर स्वर्णिम चतुर्भुज की बात करें तो जैसे दिल्ली से अपन बात करते हैं तो दिल्ली, फिर पश्चिम बंगाल में कोलकाता, फिर तमिलनाडु के अंदर अपन चलते हैं तो चेन्नई, और उसके बाद में महाराष्ट्र में मुंबई, फिर पुणे दिल्ली। ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज बनता है मुख्य रूप से इसको स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना कहा जाता है। और इस परियोजना के तहत भारत के अंदर है प्रमुख नगर जो है आपस में महामार्गों से जुड़े हुए हैं। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई आपस में जुड़े हुए हैं। भारत में महामार्ग जो है 7, जो वर्तमान में अब 44 हो गया है, लेकिन अपने को तो वही ध्यान रखना जो बुक में लिखा है। महामार्ग 7 जो वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है, हालांकि अब 44 होने के बाद में ये कहाँ से, श्रीनगर से कन्याकुमारी जाएगा, ठीक है ना। तो लेकिन वर्तमान में हमें ये ध्यान रखना है कि अपनी बुक में जितना पूछा है, टेक्स्ट बुक जो है उसी के अकॉर्डिंग जो बोर्ड है वो उत्तर मानेगा। तो हमें भारत का महामार्ग 7 जो है सबसे लंबा महामार्ग है, जो वाराणसी उत्तर प्रदेश को कन्याकुमारी से जोड़ता है तमिलनाडु से, ठीक है। तो मैंने लिखा भी यहाँ थोड़ा सा, अभी ये 7 की जगह 44 हो गया है, जो कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ेगा, यह प्रस्तावित है। उसके बाद में आगे चलते हैं अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख महामार्ग। तो अफ्रीका महाद्वीप की चर्चा करते हैं तो इसमें महामार्ग उत्तर और दक्षिण को आपस में जोड़ने का
काम करते हैं। मुख्य रूप से अफ्रीका महाद्वीप है तो एक तो गरीब राष्ट्रों का महाद्वीप है, 51 देश इस महाद्वीप में मुख्य रूप से है, जिसमें काफ़ी गरीब देश है। और गरीब देश होने के कारण ये प्रदेश है, इसमें वैसे कहें तो मध्यवर्ती भाग इसका पहाड़ी और मरुस्थलीय अधिक है। इसके अलावा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है उत्तरी मध्य भाग में शारा का रेगिस्तान, दक्षिण में कालाहारी मरुस्थल है। तो और यहाँ की आबादी है उसमें आदिम जनसंख्या आज भी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए काफ़ी पिछड़ा महाद्वीप होने के कारण यहाँ पे महामार्गों का यदि जाल अपन देखेंगे तो कम विकसित आपको मिलेगा यहाँ पे, है ना, कम विकसित महामार्गों जाल मिलेगा। फिर भी यहाँ पे कुछ महामार्ग है, जैसे अल्जीरिया के अंदर अल्जीयर्स जो है उत्तरी बंदरगाह है, प्रमुख पर्यटनीय नगर है अल्जीरिया का, जो गुयाना गिनी तट के पास में कोनाक्री को जोड़ता है। और इसी प्रकार दक्षिणी अफ्रीका के अंदर अपन देखते हैं कि केरो है उत्तरी अफ्रीका के अंदर, उत्तरी भाग में मुख्य रूप से मिस्र में कायरा, ठीक है, केरो कायरा है ना, मिस्र की राजधानी है, कि उसको दक्षिण अफ्रीका में केप टाउन से जोड़ता है। तो मानचित्र में इनकी स्थिति देख लेते हैं अपन कि किस प्रकार से इसको मानचित्र में दिखा सकते हैं। अफ्रीका मैप देख लेते हैं। अफ्रीका का नहीं है क्या? चलो अफ्रीका मैप तो है ही नहीं है ना, चलो अपन मैं बता देता हूँ आपको अफ्रीका का मैप। कुछ इस प्रकार के से अफ्रीका का मैप यदि अपन देखते हैं, इस प्रकार का सा मैप अफ्रीका का आपको नजर आएगा, ठीक है ना। इसके अंदर मुख्य रूप से इस प्रकार से एक छोटे बच्चे के रूप में है, तो यहाँ पे आपको अल्जीयर्स प्रमुख नगर है यहाँ का, ठीक है, अल्जीयर्स, और यहाँ से या गिनी तट पे यहाँ कोनाक्री प्रमुख नगर है ना, तो गिनी के अंदर, तो ये प्रमुख यहाँ सारा का रेगिस्तान है। तो मुख्य ये महामार्ग जो है वो अल्जीयर्स को कोनाक्री से जोड़ने का काम करता है। एक महामार्ग यहाँ मिस्र की राजधानी है ना, यहाँ मिस्र की राजधानी काहिरा या केरो को मुख्य रूप से जोड़ता है। दक्षिण में अफ्रीका में यहाँ पे बंदरगाह जो केप टाउन, ठीक है, केप टाउन, इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम करता है, जो काफी लंबा महामार्ग अफ्रीका का है वो देखने को मिलता है। तो मुख्य रूप से अफ्रीका में भी मुख्य रूप से इस तरह के महामार्ग जो है वो काफी संख्या में न होते हुए कम संख्या में लेकिन उसके बाद में है सीमावर्ती सड़कें। अगला बिंदु है सीमावर्ती सड़कें। सीमावर्ती सड़कों की बात यदि की जाए, बॉर्डर रोड है ना, बॉर्डर रोड क्यों बनाई जाती है? तो इसका उद्देश्य होता है सीमा की सुरक्षा के लिए, मुख्य रूप से सीमा की सुरक्षा के लिए रोड बनाई जाती है सीमावर्ती सड़कें। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अनेक सीमाओं के सहारे बनाई गई सड़क जो सीमावर्ती सड़क कहा जाता है, और इसका उद्देश्य क्या होता है? सुरक्षा, यानी सुरक्षा बड़ा उद्देश्य होता है देश की सुरक्षा तक के लिए, वहां सेना तक सामान को पहुंचाने के लिए मुख्य रूप से ये सड़कें हैं बनाई जाती है। और इसके लिए बीआरओ, भारत में तो बीआरओ की स्थापना है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना है, जो मुख्य रूप से 1960 से काम कर रहा है, और ये बॉर्डर पर विभिन्न नई सड़कें बनाता है, और मुख्य रूप से देश की सामरिक दृष्टि का महत्व रखते हुए, देश की सुरक्षात्मक रवैये को ध्यान में रखते हुए इन सड़कों का निर्माण और रखरखाव बीआरओ ही करता है। ऐसी सड़कें सुदूर व दुर्गम क्षेत्रों में प्रमुख नगरों को जोड़ती है, और सेनाओं के लिए सैन्य शिविरों तक की वस्तुओं को पहुंचाने के लिए भी इनका बड़ा महत्व होता है, ठीक है। तो ये थी प्रमुख महामार्गों की चर्चा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। मैं नहीं, अपना स्टूडेंट कह रहा है कि सर्वा क्लासेज है, उसको आप सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब प्लीज, किसको? सर्वा क्लासेज को, यूट्यूब चैनल को। इसके अलावा ये कहता है स्टूडेंट की डाउनलोड प्लीज क्या? अपना एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल स्टोर, किस नाम से? सर्वा क्लासेज के नाम से। आप अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। बहुत अच्छी लगी है और या सामान्य लगी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अन्य साथियों को भी क्लास को शेयर करें। जो साथी जिन्होंने सब्सक्राइब अभी तक चैनल को नहीं किया वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और अन्य साथियों को भी शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।